तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 3। और देखिए, इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुका है हिंदी का, और ये आज का हमारा पार्ट नंबर तीसरा है। और देखिए, प्रत्येक पार्ट में हम 37 प्रश्न कवर करते हैं, और 37 में आपका क्या स्कोर रहेगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए, लास्ट तक बने रहिए। और आप देखिए, अभी इलाहाबाद का एग्ज़ाम आपका जनवरी में घोषित हुआ है कि जनवरी में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होना है। बाकी आप जानते ही हैं कि आपका जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आ चुकी है, और साथ ही आपका लेखपाल का भी अधियाचना प्राप्त हो चुका है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये आपके लिए हिंदी की क्लास चला रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन में है राघव, सोम, दादुर और विपिन। तो अगर अमृत का पर्यायवाची की बात करें तो देखिए, अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची सोम होता है। क्या होता है? तो देखिए, अमृत का पर्यायवाची सोम होता है। सोम के बाद आपका क्या होता है? पीयूष भी आपका क्या होता है? अमृत का ही पर्यायवाची होती है। क्या होता है? पीयूष होता है। सुधा आपका होता है अमृत का पर्यायवाची। और इसके साथ ही आपका क्या होता है? मधु भी आपका ही जो इसका ही होता है, मधु। मधु भी सोम का ही आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। आपका सोम भी किसका पर्यायवाची होता है? तो सोम भी आपका जो होता है वह अमृत का पर्यायवाची होता है। अभी भी आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। अभी भी आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। सुरभोग, देवाहार, यह सब अमृत के पर्यायवाची हैं। बाकी विकल्प नंबर हम भी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है या अक्षरात्मक है। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देखिए, देवनागरी लिपि मूलतः आपकी क्या है? तो अक्षरात्मक है। ऑप्शन डी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। देखिए, अन्य विकल्प की बात करें तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। कि हमारा कौन सा? तो विकल्प डी हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। और वैज्ञानिक भाषा दृष्टिकोण से देवनागरी जो है आपकी अक्षरात्मक यानी सिलेबिक लिपि मानी जाती है। कौन सी आपकी लिपि? तो सिलेबिक लिपि। वैज्ञानिक भाषा में अगर बात करें तो इसे जो है हम देवनागरी लिपि को सिलेबिक लिपि मानी जाती है। लिपि को जो है विकास पानों की दृष्टि से चित्रात्मक, भावात्मक और भावचित्रात्मक लिपियों के अंतर अक्षरात्मक स्तर की लिपियों का विकास माना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन हम डी इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, कह रहा है पत्ता गिरा पेड़ से। तो यह वाक्य आपका सही नहीं है। पत्ता गिरा पेड़ से, यह वाक्य आपका सही नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, यह तो आपका सही है। अभी आगे पढ़ते हैं, विकल्प नंबर सी, पेड़ में से पत्ता गिरा, यह भी आपका विकल्प सही नहीं है। पेड़ पेड़ की पत्ती गिरी, यह भी नहीं सही है। तो विकल्प हम इसमें बी लगा देंगे कि पेड़ से पत्ता गिरा शुद्ध वाक्य है। बाकी आपके असंगत हैं। आगे देखिए, आगे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभा में, देखिए, कह रहा है कि सभा में 50 लोग थे, यानी सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए, कह रहा है निश्चित संख्यावाचक है, या समुदायवाचक संख्या है, या अनिश्चित संख्यावाचक है, या आपका परिणामवाचक यह विशेषण है। तो कह रहा है कि सभा में 50 लोग थे, यह कौन सा विशेषण का भेद हो जाएगा। तो यह भेद आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, सभा में 50 लोग थे, यानी यह संख्या आपकी निश्चित नहीं है। क्या है? यह आपकी अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और बात करें तो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चितता को दर्शाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 50 लोग अनिश्चित संख्या का यह वाचक विशेष से होगा। तो ऑप्शन हम सी इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं, 5वां नंबर कह रहा है जहाँ एक या अनेक वर्णों का एक क्रम में एक ही बार में आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। ऑप्शन है विप्सा, श्लेष, लटानुप्रास और छेकानुप्रास। तो देखिए, क्या कह रहा है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों का एक ही बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ हमारा देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पे हमारा छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर हम देखिए, अगर इसमें उदाहरण की बात करें, परम पुनीत भरत अचुरानु, यह परम पुनीत में छेका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति उसी क्रम में और उसी स्वरूप में आपकी हुई है। आगे देखते हैं,
आगे देखिए 6 नंबर कह रहा तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो कह रहा त्रिपानु और त्रिलिंग, मालिश और मौदुर। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो देखिए ये आपकी हो जाएगी त्रिलिंगी शब्द से। देखिए तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीन लिंग। इस क्या होता है? त्रिलिंग का अर्थ ही आपका होता है तीन लिंग। यह आपकी जो है संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और तीन लिंग से तात्पर्य जैसे आपका द्रक्षाराम, कालेश्वर और श्रीशैलम तेलुगु, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की प्रमुख भाषा है। आगे देखिए 7वां नंबर कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो आपका अनुच्छेद है ना, वह अनुच्छेद 348 हो जाएगा। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद अगर 346 की बात करें, देखिए विकल्प बी में दे रखा है अनुच्छेद 346। यह जो है यह संबंध एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच, किसी राज्य या संघ के बीच आपकी पन्नाती की राजभाषा से है। और अनुच्छेद 120 जो आपका दे रखा है वह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से है। कह रहा हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? तो यह जो आपकी हो जाएगी 8वां नंबर पर ए, रामचंद्रिका। देखिए रामचंद्रिका जो है वह केशव दास कृत रामचंद्रिका हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। केशव दास की अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। इनकी कृति की बात करें जैसे आपकी कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, वीर वीर सिंह चरित हो गया, विज्ञान गीता हो गया, रतन बावनी हो गई, जहांगीर जैसे चंद्रिका, यह सब केशवदास की जो है रचनाएं हैं। आगे देखिए कह रहा है कि जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ कौन सी क्रिया कहलाती है? तो अगर क्रिया की बात करें वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। देखिए जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ साथ किया जाता है वहाँ क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं। कितने? संयुक्त क्रिया के टोटल 13 भेद होते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए वह पढ़ने लगा, वह खा चुका, यह सब जो है संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। कह रहा उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? देखिए उन्मीलन यहाँ लिखा ना, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? न मिलन, अनुमिलन, सुमेलन और आपका अमिलनन। तो कह रहा है उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो देखिए 10वें का ऑप्शन हमारा होगा जाएगा निमीलन। कौन सा? निमीलन जो हो जाएगा यह आपका उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा आपका शब्द शुद्ध है? तो घनिष्ठ आपका कैसा लिखा जाएगा? घनिष्ठ आपका कैसा लिखा जाएगा? तो देखिए घनिष्ठ जो आपका लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपका उचित हो जाएगा, शुद्ध है। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? तो देखिए यही कह रहा है कि मैं, मेरी तेरी, उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? मेरी तेरी, उसकी बात उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं, रघुवीर साय हैं, त्रिलोचन हैं और यशपाल हैं। ऑप्शन में तो ये सब हैं, लेकिन अगर बात करें मेरी तेरी उसकी बात के तो ये आपके हो जाएंगे यशपाल। देखिए इस उपन्यास के लिए उन्हें सन 1976 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसकी पृष्ठभूमि अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को जो था वह विस्फोटक था। आगे कह रहा है आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? तो कह रहा है मृदुला गर्ग हैं, विश्वनाथ तिवारी हैं, रामदरस मिश्र हैं और कृष्णा सोबती हैं। तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि आम के पत्ते काव्य संग्रह के रचनाकार जो हैं रचयिता वह रामदरस मिश्र हैं। इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे तो बढ़ते हैं 14 नंबर कह रहा अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए यह जो हो जाएगा महामूर्ख। क्या? तो देखिए महामूर्ख हो जाएगा।
कह रहा कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो कौन सा जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो देखिए अगर बात करें 15 ऑप्शन में, तो देखिए विकल्प नंबर सी जो आपका ट जो दे रखा है ना, यह दंत नहीं है। अगर बात करें दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका त हो गया और थ हो गया और आपका द हो गया, ध हो गया, न हो गया और आपका ल हो गया और कौन सा हो जाएगा, तो आपका स हो जाएगा। यह सब क्या है, तो यह सब दंत्य वर्ण हैं। और बात करें त वर्ण भी, त वर्ण का उच्चारण दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है। अगर ट का अगर बात करें, ट वर्ण का उच्चारण क्या होता है, तो ट जो आपका होता है वो मूर्धा होता है। क्या होता है, ट जो आपका होता है ना, वह मूर्धा इसका उच्चारण होता है या मूर्धन्य इसे कह सकते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। तो केवट शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा निपुण। देखिए आपका जैसे धीवीर दे रखा है, माछी दे रखा है और मल्लाह दे रखा है, यह सब केवट का अर्थ है, लेकिन निपुण जो है वह केवट का अर्थ नहीं है। कौन सा, निपुण। कह रहा नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन यानी जिसके पास नेत्र नहीं हो उसी को हम नेत्रहीन कह सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसा, तो देखिए तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है, यानी दूसरा पद जो होता है इसका, तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद क्या होता है, यह प्रधान होता है। क्या होता है, यह प्रधान होता है। और सामान्यतः तत्पुरुष समास का पहला पद जो आपका होता है विशेषण और दूसरा पद इसका विशेष्य होता है। कह रहा है कि अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए यहाँ अच्छाई से संबंधित है, तो यहाँ पे उसकी गुण की बात की जा रही है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब बात करें, देखिए जैसे अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, इस वाक्य में अच्छे जो गुण है वह गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द में संज्ञा, गुण, दशा, स्वभाव आदि का जो है गुण हो, वहाँ पे आपका गुण विशेषण कहलाता है। आगे देखिए कह रहा इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची नहीं है। तो कदर का जो पर्यायवाची नहीं होता वह विस्मय। देखिए कदर जो पर्यायवाची शब्द है वह किसका, तो देखिए कदर कदर के पर्यायवाची शब्द जैसे आदर, श्रद्धा, महत्व, यह सब विस्मय कदर का पर्यायवाची नहीं है। किसका, तो विस्मय जो है यह कदर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए कदर का पर्यायवाची क्या होता है, तो आदर हो गया, श्रद्धा हो गया, महत्व हो गया, लेकिन विस्मय जो आपका हो जाएगा यह नहीं होगा। कह रहा मुरारी शब्द में कौन सा समास है। मुरारी, कौन सा, मुरारी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा वह बहुब्रीहि हो जाएगा। देखिए मुरारी शब्द में बहुब्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। कह रहा स्थावर का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए स्थावर का विलोम पूछ रहा है, तो स्थावर का जो विलोम होता है वह जंगम होता है। क्या, स्थावर का जो विलोम होता है वह जंगम होता है। और देखिए आगे 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि अज्ञेय, देखिए कह रहा अज्ञेयकृत आंगन के पार के द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी अज्ञेय जो है, अज्ञेयकृत जो है आंगन के पार के द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। देखिए इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह मिला है ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें जो मिला है। और बात करें तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय को उनकी कविता संग्रह आंगन के पार के द्वार के लिए इन्हें कब मिला था, तो देखिए आपका 1964 को, यानी 1964 को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अब वर्ष 2022 को यह पुरस्कार किसे दिया गया था, वर्ष 2022 को किसे दिया गया था, तो बद्री नारायण को। यही पुरस्कार बद्री नारायण को 2022 में जो है प्रदान किया गया था। और किसके लिए, तो तुमड़ी के लिए, तुमड़ी के लिए इन्हें प्रदान किया गया था बद्री नारायण को। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कह रहा है कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या कह रहा है, कथनीय, कथनीय शब्द में देखिए जब आप कथनीय बोलेंगे ना, कथनीय, कथनीय तो आप देखेंगे कि कथनीय जब आप बोलेंगे तो आपका य प्रत्यय निकल के आएगा।
आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। यह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो लक्षणा है और अभिधा है, काव्य दोष है और व्यंजना है। तो कह रहा है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो वह शब्द शक्ति जो आपकी होती है उसे लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लक्षणा कहते हैं। अब बात करें, देखिए यही कह रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। यानी देखिए आपका भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल होती है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर। तो देखिए अगर बात करें 25 नंबर की, तो देखिए ऑप्शन 5 हो जाएंगे। कितने? टोटल वर्तमान काल के 5 हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला क्या होता है? देखिए पहला ध्यान से सुनिए, सामान्य वर्तमान काल। और दूसरा यहीं पर क्या होता है? तो दूसरा जो आपका होता है वह तात्कालिक वर्तमान काल यानी अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा जो आपका होता है वह आपका पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा आपका संभाव्य वर्तमान काल। यह 5 प्रकार के जो है काल आपके होते हैं, वर्तमान काल के भेद। कह रहा क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो क्रिया के पद परिचय में अगर कराया जाए तो इनमें क्या क्या होता है? तो देखिए इनमें जो आपका होता है वह आपका क्रिया के प्रकार, वाच्य पुरुष भी होता है, लिंग वचन काल यह भी होता है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो यह भी होता है। यानी उपरोक्त सभी के सभी इसमें आपके सही हो जाएंगे। और यहीं पे कह रहा है 27 नंबर, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के देखिए टोटल 3 भेद होते हैं। वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं। एक तो आपका कृतवाच्य होता है। कौन सा? एक तो आपका पहला कृतवाच्य होता है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा जो होता है आपका भाववाच्य होता है। और तीसरा जो आपका क्या होता है? तीसरा तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका क्रमवाच्य होता है। यह 3 प्रकार का जो है आपका वाच्य होता है। आगे देखिए कह रहा है वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो ये जो आपका हो जाएगा निपात है। क्यों? निपात क्या होता है? देखिए यह आपका वाक्यों में विशेष जोर लगाने के लिए यूज किया जाता है निपात का। तो 28 नंबर में बात करें, देखिए ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग किसी बात पे अतिरिक्त भार देने के लिए किया जाता है उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे अगर कहीं पे भी आ गया और आपका भर आ गया और क्या आ गया? तक आ गया, मात्र आ गया, यह सब जो है आपके निपात के सूचक हैं। आगे देखिए आगे 29 नंबर कह रहा इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए कह रहा पानी है, प्रेम है, वर्षा है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका हो जाता है इनमें से कोई नहीं होगा। विकल्प हम डी लगा देंगे। आपका 29 नंबर है ना। तो देखिए जो आपकी द्रव्यवाचक संख्याएं होती है उनका प्रयोग एक वचन में होता है। और देखिए पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। वर्षा सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। प्रेम सदा एक वचन और बहुवचन समान होता है। प्रेम देखिए पानी, प्रेम और वर्षा शब्द के एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हम डी इसमें से करेक्ट कर देंगे। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? यहाँ देखिए स्थूल का विलोम क्या होता है? तो स्थूल का जो विलोम होता है वो आपका सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल मतलब अपना बड़ा होता है। ये आप एक दूसरे के विलोम है। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अथ का जो विलोम हो जाएगा वह आपका इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथ का विलोम जो आपका हो जाएगा वह इति हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका रूप जो है भिन्न है? कौन सा शब्द रूप जो है भिन्न है? तो 32 है ना। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा निगोड़ा। कौन सा? तो देखिए निगोड़ा शब्द रूप है आपका वह भिन्न हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं पे अगर बात करें, अगर आप अनुच्छेद पढ़ते हैं तो आपके देखिए आपके 3 या 4 नंबर यहाँ से आपके कन्फर्म हो जाते हैं। तो देखिए कह रहा 3 और 33 और 37 से प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं जल्दी से पढ़ता हूँ।
और फिर में हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कह रहा है भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती है। इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के आपका आदतन प्रयोग का पहलू जो है जुड़ गया। और आर्नल्ड और आपका लांसलाट ने इस रूपी में कहा है कि हार्डर जो है 1772 और एडलंग 1783 और होमबोल्ट 1887 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रिम के सिद्धांत को माना जाता है। ब्रुगमैन ने इस सिद्धांत में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ होता है, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना कि बहुरूपीय भाषाओं में ई मूलपूर्व जो है स्त्रीलिंग का व्यक्त करते हैं। आपके ब्रुगमैन के सिद्धांतों के रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बस चलते चलते यह संरचनावादी ब्लूमफील्ड तब उन्होंने जो है भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक रूप से जो है संस्कृत के व्याकरण के लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने जाते हैं उनमें से सबसे ऊपर रखा गया। अर्थ का लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होता है। यदि ऐसा है कि समानार्थी और पर्यायवाची भी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वह अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंधों में रखे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो देखिए अब प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। आपका 33 नंबर है। तो देखिए अगर 33 की बात करें ना तो विकल्प हम डी लगा देंगे। विकल्प डी कैसे लगाएंगे? आर्नल्ड कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती। क्या नहीं मानती? तो देखिए आर्नल्ड जो थे वह कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। और देखिए 34 नंबर कह रहे हैं भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो अभी आपने वहाँ पे पढ़ा कौन थे? तो पाणिनि थे। अब देखिए 35 नंबर यही कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान बहुरूपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि बड़ा आ बड़ी ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग का जो है व्यक्त नहीं करती। तो 35 का ये आपका हो जाएगा ब्रुगमैन हो जाएंगे। ब्रुगमैन बहुरूपीय भाषाओं के संदर्भ में आपके बड़ा आ बड़ी ई को प्रत्येक मूलतः रूप में स्त्रीलिंग में व्यक्त नहीं करते हैं। और देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग जो आपका यादृच्छिक मानता है। तो ये जो आपका कौन सा जो है विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक रूप मानता है, तो ये जो आपके हो जाएंगे कौन? तो आपके ब्लूमफील्ड हो जाएंगे। ब्लूमफील्ड ने भाषा में लिंग का प्रयोग आपके यादृच्छिक माना है। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, अब फिर आपको यहाँ पे उत्तरमाला मिलेगा। अब देखिए कह रहा है यहीं कि संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का जो प्रमुख अर्थ क्या है? तो ये आपका जो है अर्थ है। तो देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो देखिए यह 37 प्रश्नों का हमारा जो है यह सेट था, जिसमें हमने 4 या 5 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन जो हमने किया है तो आपका पद्यांश से किया है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और देखिए इसका जो है चौथा पार्ट आपको फिर शाम तक मिलेगा और फिर मिलेंगे।